एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल के साथ साई लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। हम लोग समझेंगे कि क्या है ये बिजनेस मॉडल, कैसे कंपनी के फाइनेंशियल जिक्र है, क्या है आईपीओ की डिटेल्स, पैसे कितने पैसे चाहिए कंपनी को और क्यों पैसे चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे साई लाइफ साइंस लिमिटेड के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा सीधा पहले आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे फिर कंपनी की डिटेल्स भी देख लेंगे। ठीक है, आईपीओ के अगर डेट्स हम लोग देखेंगे तो 11 तारीख से 13 तारीख तक आईपीओ चलेगा। ऑलरेडी हम लोग ने मोबीक्विक और विशाल मेगा मार्ट का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जो वो दोनों आईपीओ भी सेम डेट पर ही क्लैश कर रहे हैं। ठीक है, अलॉटमेंट होगी 16 तारीख को और 17 तारीख के दिन जिस जिसको अलॉटमेंट नहीं मिली है उसके अकाउंट में पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और जिस जिसको अलॉटमेंट मिली है उसके डीमैट अकाउंट पे क्रेडिट की शेयर्स की क्रेडिट हो जाएगी। और 18 तारीख के दिन विशाल मेगा मार्ट और मोबीक्विक के जैसे ही 18 तारीख के दिन इस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर फेस वैल्यू और कुछ और आईपीओ की डिटेल्स की बात करेंगे तो फेस वैल्यू 1 का है, तो ऑलरेडी 1:10 के स्प्लिट में है ये। प्राइस बैंड अगर हम लोग देखेंगे तो 522 से 549 है। अगर अप्लाई करना है तो जैसा कि मैंने हर बार वीडियो में कहा है कि जो हाईएस्ट प्राइस ब्रैकेट रहेगा उस पर ही अप्लाई करेंगे, यानी कि 549 पर। ठीक है, 27 शेयर का एक लॉट बनाया गया है, यानी कि आप एक लॉट अप्लाई करोगे तो 27 शेयर आपके अकाउंट में मिलेंगे। जो पैसे चाहिए कंपनी को 3,040 करोड़ के आसपास चाहिए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 950 करोड़ फ्रेश सेल है, या बाकी का 2,000 करोड़ 2,090 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि 30% पैसा ही सिर्फ कंपनी के पास जाएगा, बाकी 70% प्रमोटर्स अपना जो भी है अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोटर्स की जेब में जाएगा बाकी का पैसा। तो ये फिलहाल मुझे एक नेगेटिव पॉइंट फिलहाल के लिए लग रहा है। बाकी हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, क्योंकि जो कल हम लोग ने वीडियो डाला था विशाल मेगा मार्ट का, उसके अंदर तो पूरे के पूरे पैसे ऑफर फॉर सेल के लिए मांग रहे थे, बट फिर भी वो आईपीओ मुझे अच्छा लगा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, आपको ऊपर आई कार्ड पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ और डिटेल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्यू आई बी को मिल रहा है 50%, रिटेल के पास 35% है और एच एन आई के पास 15% का कोटा है। रिटेल एक एक लॉट ले सकता है जो कि 27 शेयर का है 14,823 रुपये में, और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट के साथ आप एंट्री बना सकते हो, और जो कि आपका बिडिंग प्राइस होगा 1,92,700 रुपये तक का। जैसे आप 2 लाख के ऊपर जाओगे आप एच एन आई कैटेगरी में आ जाओगे। अगर हम लोग यहाँ पर एक और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे तो ऑलरेडी आईपीओ से पहले जो कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 40% के आसपास है। तो अभी जब भी मतलब ये आईपीओ आने के बाद और होल्डिंग्स और भी कम हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक और एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर लग रहा है। बट वो भी इंटरेस्टिंग बात होगी देखने के लिए कि भाई कि कैसा जब प्रमोटर्स होल्डिंग अपना बेचता है उसके बाद एफ आई आई टी आई कितना इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अभी देखो ये जो कंपनी है ये जनवरी 1999 से है। ठीक है, यानी कि 25 साल पुरानी कंपनी। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई नई कंपनी है। अभी ये लोग का कंपनी का क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल एंटिटीज। द कंपनी ऑफर्स टेलर मेड सर्विसेज टू बायोटेक फर्म्स एंड ग्लोबल फार्मा कंपनीज। ठीक है, तो ये ना बेसिकली एक लैब है। ठीक है, एक लैब है बड़ी फार्मा कंपनीज के लिए। ठीक है, रिसर्च कंपनीज जो जो भी बड़ी फार्मा कंपनीज जो भी रिसर्च करती है ना, ये वो लोग के लिए एक लैब है। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं आपको फंडा बताऊँ तो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 में सितंबर के टाइम पे ये लोग ने 280 फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कैटर करा, और 230 तो लोग ने एक ही मंथ में ही कर दिया था। ठीक है, ये लोग के पास द कंपनी वर्कड विद 18 of the top 25 pharmaceutical companies based on their revenue in the calendar year 2023. The services were offered across countries such as US, UK, यूरोप एंड जापान। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि जो भी डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, डेवलप्ड नेशन है या ये सब कंट्रीज़ यूजुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। यूएस में, यूके में, यूरोप में, जापान तो आपको पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी में जापान कितना एडवांस्ड है। तो ये लोग ये सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ये लोग इनोवेशंस और R&D वो सब करते हैं, जिससे मतलब आगे फ्यूचर के लिए ये लोग ना बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस और कर सके और दवाई या कुछ ऐसे बना सके जिससे ऑब्वियसली सबको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और डिटेल्स देखेंगे तो कंपनीज बिजनेस development team consists of 16 experienced qualified professionals with 6 located in US, 9 in UK and Europe and 1 in Japan। ठीक है, तो ये लोग के जो जो एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड लोग हैं, जो 16 वो लोग के क्वालिफाइड लोग हैं, उसमें से 6 लोग यूएस में है, 9 लोग यूके यूरोप में है और एक जापान में है। ठीक है, अभी कंपनी का सर्विस क्या है,
ये है कंपनी का सर्विस। कैपेबिलिटीज इन केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, CDMO। ठीक है, ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, और उसके ऊपर ही मतलब ये लोग का जो भी है मतलब क्या कहते हैं, ये लोग जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ड्रग मेटाबॉलिज्म, फार्मा फार्मासो के कैनेटिक्स के ऊपर ये लोग काम करके, जो भी जैसे मैंने बताया बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, जो फार्मा कंपनीज होती है, वो लोग को रिसर्च के लिए लोग हेल्प करते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज है, वो लोग के पास 150 चीज़ें हैं रिसर्च करने को। वो लोग मान लो लोग बोलेंगे हम 120 चीज़ें हम लोग रिसर्च कर लेंगे, बाकी 30 चीज़ें हम लोग आउटसोर्स कर देते। तो बेसिकली लोग आउटसोर्सिंग कंपनी है, लोग थर्ड पार्टी कंपनी है, जो एक दूसरी कंपनी के लिए लोग रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट लोग भेजते हैं, और उसके हिसाब से लोग फिर अपना डिसीजन बनाते। फिर बड़ी कंपनीज ऑब्वियसली अपना डिसीजन बना सकती है कि आने वाले टाइम में हम लोग को ये सब दवा या ये सब बीमारी हो सकती है, और उसका हम लोग ये बेनिफिट उठा सकते हैं, एज इन कि उसके अगेंस्ट में हम लोग ये सब दवाई बना सकते हैं, और उस हिसाब से लोगों को मदद मिलेगी टेक्निकली। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2024 सितंबर 30 2024 तक का ये लोग का जो स्टाफिंग था, 2300 के आसपास ये लोग के पास साइंटिफिक स्टाफ है। ठीक है, साइंटिफिक जो भी स्टाफ है ये लोग के पास, मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिफिक स्टाफ होल्ड एडवांस्ड डिग्रीज इंक्लूडिंग 302 PhDs है ये लोग के पास, ऑलमोस्ट 1500 मास्टर डिग्रीज है। ठीक है, कंपनी के अंदर टोटल 3135 एम्प्लॉयज़ है, कैपेबिलिटीज अक्रॉस CRDMO वैल्यू चेन। ठीक है, अभी अगर हम लोग और भी कुछ देखें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का, इंटीग्रेटेड CRDMO, जो कि यही होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको नहीं पता है। द कंपनी प्रोवाइड अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, CRO services included capabilities across biology, chemistry, drug metabolism, pharmacokinetics. CDMO platform with a diverse mix of commercial and underdeveloped molecules. ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स बेसिकली जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम लोग ने बचपन में स्कूल में, कॉलेज में, अगर आप में से किसी ने भी साइंस लिया होगा तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो बट वही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उस हिसाब से हम लोग फिर आगे का और समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटी यही होता है। ठीक है, अगर जिस जो भी कोई अगर साइंस या मेडिकल फील्ड में का बंदा अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि इंडस्ट्री का एग्जैक्ट और कितना किधर किधर यूज़ आ सकता है, तो हम लोग को भी और ज़्यादा मदद हो जाएगी, जिसको इतना ज़्यादा टेक्निकल्स होते हैं जो एक इंडस्ट्री के, इतना ज़्यादा अगर नहीं पता है तो। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस मॉडल, तो उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर से हम लोग को समझ में आ ही जाएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है या नहीं है। ठीक है, एसेट्स की बात करेंगे तो 21 करोड़ के एसेट्स थे, वो कुछ ज़्यादा कुछ बड़े नहीं अगले साल, और फिर उसके बाद 2300 करोड़ के आसपास एसेट्स हो गए, अभी वापस 2500 करोड़ के आसपास एसेट्स है। बाय द वे यहाँ पर फुल ईयर है, फुल ईयर है, फुल ईयर है, और फिर से अच्छी बात यह है कि हाफ ईयर का हम लोग को इधर फाइनेंशियल्स मिल गए हैं। ठीक है, अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे तो पहले 900 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर वो जंप होकर 1250 करोड़ के रेवेन्यू हो गए, डेफिनेटली 30% का हाइक आया। इधर भी अगर हम लोग देखेंगे तो 20% का हाइक मिला है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर 1500 करोड़ के रेवेन्यू हो गए। अभी यहाँ पर ये 700 करोड़ के रेवेन्यू हुए इस साल तक, मतलब आधे साल तक। ईयर एंड होते होते अभी भी मेरे हिसाब से 1400 से 1500 करोड़ के आसपास ये लोग को टच करना चाहिए। ठीक है, 1400 से 1500 करोड़ आराम से ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू में अभी इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं लग रहा है, हो सकता है शायद सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में ये लोग ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, शायद सेकंड हाफ में ये लोग को ज़्यादा बिजनेस मिलता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 900 करोड़ के रेवेन्यू पे ये लोग ने सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम था पहले साल। ठीक है, 1200 करोड़ पे 10 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन था, बट यहाँ पर 1500 करोड़ पे 82 करोड़ का प्रॉफिट आया, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन 5% के आसपास है, 5% थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर 700 करोड़ के इस पर 28 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पर 4% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। बट यहाँ पर डेफिनेटली ये लोग ने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर अच्छा खासा ये लोग ने जंप लाया है। अभी अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर लेंगे, तो रिजर्व्स 860 करोड़ के थे, बढ़कर 867 करोड़ के हो गए, 7-8 करोड़ का बढ़ोतरी मिली है। फिर उसके बाद 950 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हो गए, अभी फिर वो घटकर 850 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, तो 100 करोड़ के रिजर्व्स डेफिनेटली यहाँ पर कम होते हुए दिख रहे हैं।
बोरोविंग्स की बात करेंगे तो पहले 750 करोड़ की बोरोविंग थी, वो घटकर 700 करोड़ हो गई, फिर से बढ़कर 710 करोड़ हो गई, और वापस अभी इसके ऑल टाइम हाई यानी कि जो रिसेंट जो हम लोग के डेटा है उसके हिसाब से ये लोग के पास अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई ये लोग के 764 करोड़ की बोरोविंग्स लग रही है। तो फिलहाल बोरोविंग्स तो कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा है, इस बात का हम लोग को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, कुछ और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जिससे हम लोग और अच्छे से समझ में आएगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम लोग देखेंगे तो 11,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% के ऊपर है, जो कि ठीक ठाक एक नंबर है। आरओसी इस 16% के आसपास है, जो कि अच्छा ही नंबर है। प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड मुझे लग रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू मेरे हिसाब से 7 से 8% के आसपास रहना चाहिए था। मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से जितना इंडस्ट्री के बारे में या जो भी दूसरे इसके पीयर्स के बारे में, जैसे डिवीज़ लैब इसका एक पीयर है, यानी कि इसका कॉम्पिटिटर एक हिसाब में, तो डिवीज़ लैब का जितना मुझे याद है 7 से 8% का लोग का प्राइस टू बुक वैल्यू है। ठीक है, तो उस हिसाब से रहना चाहिए था, बट ठीक है, इतना ज़्यादा भी ओवर वैल्यूड नहीं है वो। पैट मार्जिन जैसा कि हम लोग ने डिस्कस करता कि 5% के थोड़ा सा ऊपर है, तो 5.5% का पैट मार्जिन है, जो कि इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। ठीक है, प्री आईपीओ का अगर हम लोग देखेंगे तो ईपीएस 4.34 का था, पोस्ट आईपीओ 3 रुपये के भी नीचे आ जाएगा। प्री आईपीओ इसका जो पीई रेशो था 126 रुपये का था, अभी वो पोस्ट आईपीओ 200 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पीई रेशियो के हिसाब से भी हम लोग को थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो ये ज़रूर लग रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई पैसे क्यों उठाने हैं, अभी पहले तो ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को तो हटा दो। ठीक है, इधर तो मतलब जनरल में मतलब बहुत कुछ आ जाता है। तो ये लोग बोल रहे रीपेमेंट प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ ऑल सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स ऑफ अवेल्ड बाय द कंपनी। तो ये एक अच्छा डायरेक्शन में कंपनी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका देखोगे पैट मार्जिन 5.5% का है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास 700 करोड़ की बोरोविंग्स है, 750 करोड़ की बोरोविंग्स है। ठीक है, 750 करोड़ की बोरिंग्स में से अगर आप 10% भी पकड़ लो, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, या 5% भी दे रहे हो, तो मोटा मोटी आप 40 करोड़ तो इंटरेस्ट में ही दे रहे हो। ठीक है, तो 40 करोड़ आप बचा सकते हो अगर आपकी बोरोविंग्स कम हो जाएगी तो, और उससे आपका पैट मार्जिन बढ़ेगा। जहाँ पर अभी आप 5.5% पे खेल रहे हो सकता है कल आप 6-6.5% पे आप खेल सकते हो। ठीक है, अब कंपनी के पास कितना पैसे जा रहे हैं, कंपनी के पास जा रहे हैं 950 करोड़, जिसमें से आप 750 करोड़ पूरा आप क्लियर कर सकते हो। डेफिनेटली पूरा ये लोग क्लियर करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं मुझे अभी ये इतना ज़्यादा अभी मुझे एक्साइटिंग कंपनी नहीं लग रही है, क्योंकि इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो जो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का जो ये है स्प्लिट है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरा, इधर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से ऑलरेडी 40% के आसपास ही है, पोस्ट आईपीओ ये और कम हो सकता है, जैसा कि हम लोग ने मोबीक्विक के इसमें भी देखा था, तो वो भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। ठीक है, बिजनेस मॉडल डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, बट ये बिजनेस मॉडल कितना प्रूवन मेथड हो सकता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये सब यूजुअली वेस्ट साइड वाली कंट्री जल्दी अडॉप्ट कर लेती है, और जो वेस्ट में होता है वही यूजुअली इंडिया में होता है। लेकिन अभी इंडिया में ये कितने ऐसे बिजनेस मॉडल अभी भी काम कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, सच बताऊँ तो। बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसा ये कंपनी उठकर आ सकती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी मार्केट में 1999 से है, 25 साल पुरानी कंपनी, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 साल पहले पुरानी कंपनी उठ के आ गई और हम लोग से पैसे मांग रही है। तो डेफिनेटली 20-25 साल पुरानी कंपनी, तो थोड़ा सा हम लोग ऑब्वियसली भरोसा रख सकते हैं कंपनी के ऊपर, वो एक अच्छी बात है इसके ऊपर। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी मुझे ठीक ठाक से ही लगे, सच बताओ तो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेल इतना ज़्यादा, रेवेन्यू आप इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा नहीं पा रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 5-6% का ही है, और सबसे बुरी बात यह है कि रिजर्व्स यहाँ पर कम होते हुए दिख रहे हैं और बोरोविंग्स यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक और एक नेगेटिव चीज़ है जो मुझे यहाँ पर फिलहाल तो पसंद नहीं आई है। तो पर्सनली मैं तो आईपीओ के टाइम पे तो इन्वेस्ट करने से ज़्यादा मैं ये सोचूंगा कि एक दो क्वार्टर होने के बाद, मतलब स्टॉक लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद 1-2 क्वार्टर में देखूंगा, और उसके बाद फिर मैं सोच सकता हूँ कि क्या मैं इसको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ। क्योंकि जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था विशाल मेगा मार्ट में, कि लिस्टिंग गेंस हो या नहीं हो वो दूसरी बात है, बट क्या ये मैं स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, वो ज़्यादा मेरे लिए एक क्रूशियल पॉइंट हो जाता है। तो अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर रख सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली फिर उसके अंदर सेकेंडरी मार्केट से एंट्री बनाने का या पोजीशंस बनाने का सोच सकता हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है ये आईपीओ में मतलब कैसा होगा, ये आईपीओ कंपनी कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा है, आपको क्या लग रहा है, आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, और अगर नहीं करने वाले तो क्यों नहीं करने वाले, वो सब भी कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना, और दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।